त्रिभुज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो सारे कॉन्सेप्ट को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो देखिए यही है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदुएं भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में एक लाइन जो है इसके एक साइड के पैरेलल है और अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट्स डी एंड ई। देन दिज पॉइंट्स डी एंड ई इंटरसेक्ट और डिवाइड्स दिज टू लाइन्स इन सेम प्रोपोर्शन, यानी कि एक ही अनुपात में जो है उसे क्या करती है तो विभाजित करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, डी समांतर है बी सी के। तो इसलिए इस नियम से, इस प्रमेय के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी, क्योंकि ये बिंदुएं जो है, ये जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों भुजाओं को, इन दोनों साइड्स को तो क्या करता है सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, यानी ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यानी यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई भी लाइन जो है इंटरसेक्ट करता है दो अन्य भुजाओं को, टू अदर साइड्स को, तो ये जो बिंदुएं हैं जहाँ पर ये डी और ई, जहाँ पर ये दोनों भुजाओं की रेखा इंटरसेक्ट करती है, वे बिंदुएं इन दोनों भुजाओं को जो है ना क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी। ये हो गया। इसी को और जो अगर हम देखें तो इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर तो क्या हुआ, ऊपर का टुकड़ा बाय नीचे का टुकड़ा, फिर इधर से भी ऊपर का टुकड़ा बाय नीचे का टुकड़ा। इसी को ऐसे देखें तो ऊपर का टुकड़ा एज इट इज रहने दें, अब बाई टोटल, यानी कि ए डी बाई टोटल ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, यह भी संभव है और वो भी इसमें वन जोड़ करके लाया जाता है। अब इसी का उल्टा हम ऐसे देख सकते थे कि यह जो है ना, इसी को एक साथ, ये छोटा टुकड़ा यह बी डी होता, चाहे डी बी होता, डी बी बाई ए बी भी लिख सकते थे और ई सी बाई ए सी भी लिख सकते थे, ई सी इधर से। तो इतने सारे रिजल्ट्स जो है हमें यूज हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसलिए इस थ्योरम को हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं अभी, इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक चीज़ तो और जानकारी के लिए बता दें कि थेल्स थ्योरम को हम आधार अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, यानी थेल्स प्रमेय को आधार अनुपातिकता प्रमेय, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी भी कहते हैं। यानी थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम क्या है, आधार अनुपातिकता नियम। अब देखिए ये तो था थेल्स प्रमेय। इसी का उल्टा अगर हम थेल्स प्रमेय के विलोम की बात करते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अगर थेल्स थ्योरम के कन्वर्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसी का उल्टा, इसमें क्या था, यह लाइन जो है पैरेलल है बीसी के, यानी कि पैरेलल दिया है तो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, ये सब जब पैरेलल दिया है तो प्रोपोर्शनल होता है। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा तो कोई भी लाइन, यहाँ पर हम ए बी सी लिखें, कोई भी लाइन जो है डी ई हो गया, तो कोई भी लाइन ट्रायंगल के टू साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है तो वह क्या होता है, थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो इसका जो है स्टेटमेंट है थेल्स प्रमेय का विलोम, इसका जो कथन है वो क्या है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तो यह रेखा जो है, यह लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो यही चीज़ है कि यदि कोई रेखा, यानी कि इफ़ अ लाइन, किसका, तो ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना, तो उसमें त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, यह लाइन जो है ना, यह इस दोनों साइड्स को क्या करता है तो सेम प्रोपोर्शन में इंटरसेक्ट करता है। तो इसके बारे में कहा गया कि दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, ठीक है, थर्ड साइड, यही है। तो देखिए यहाँ पर यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात यदि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, या फिर छोटा टुकड़ा बाई टोटल इक्वल टू इधर से छोटा टुकड़ा बाई टोटल, यानी ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, तो वह डी ई जो है, या डी ई जो है पैरेलल होगा बी सी के। तो ये है थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। अब है हमारे पास
कि दो बहुभुजों के समरूपता की कसौटी, ये सब 2 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दो बहुभुजों के समरूपता की कसौटी यानी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ 2 पॉलीगन्स। तो पहला क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वह प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसके बाद से संगत कोण बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इसी पॉलीगन में अगर हम इसको कैटेगराइज कर दें तो इसमें त्रिभुजों की, तो यानी दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी, यानी 10th में आप लोगों को दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी ही पढ़ना है, यानी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। इसके लिए 3 कसौटी है, 3 क्राइटेरिया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पहला है एस एस एस, भुजा 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 समरूपता यानी एस 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 सिमिलरिटी। दूसरा है एंगल 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 समरूपता यानी ए ए समरूपता, ए समरूपता या ए सिमिलरिटी। और तीसरा है एस ए एस समरूपता या एस ए एस सिमिलरिटी। अब इसको देखें कि कैसा कंडीशन रहेगा, इस केस में क्या होता है, एस 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 समरूपता के केस में क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर हम लोगों को ये कंडीशन को समझ लेना जरूरी होता है। तो हम जब भी देखते हैं तो 2 ट्रायंगल्स के लिए बात करते हैं, तो इसको हम ए बी सी कहें, इसको हम डी ई एफ कहें, तो क्या हो जाएगा एस 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 में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखिए तो जरा सा ए बी बाई डी ई उतना ही होगा जितना कि बी सी बाई ई एफ होगा, और ये उतना ही होगा जितना कि ए सी बाई डी एफ होगा, ए सी बाई डी एफ होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर संगत भुजाएं, इसका क्या होता है समानुपाती में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाओं की बात है तो पहले ही देख लिए हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी, यदि हम ऐसा करें, यदि ए बी बाई इधर से डी ई कर दें, ए बी बाई डी ई, इधर से बी सी बाई ई एफ, इधर से ए सी बाई डी एफ, ऐसा करें तो देन इफ दीज आर इक्वल, देन त्रिभुज ए बी सी यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। इसको कहते हैं एस 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 समरूपता से या बाई एस 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 सिमिलरिटी समरूपता से। तो ये हो गया। तो इस तरह का कंडीशन होना चाहिए कि जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसके, जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसका जो है ना अनुपात जो होना चाहिए, रेशियो जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, उसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल। अब है ए समरूपता, या सिंपली इसे हम ए समरूपता भी कहते हैं, ए समरूपता भी कहते हैं। तो देखिए ए समरूपता या सिंपली इसे हम ए सिमिलरिटी भी कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल की बात है ना, ए एंगल, तो एंगल के लिए क्या है बराबर इक्वल, और भुजाओं के लिए यानी साइड्स के लिए प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर इक्वल, तो ए बी सी और इसको लिखते हैं डी ई एफ। ये एंगल अगर इसके इक्वल है, ये एंगल यदि इसके इक्वल है, तो तीसरा इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है वह 180 होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें हम लिख सकते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। जब भी कोण की बात होगी, एंगल की बात होगी, तो बराबर इक्वल की बात होगी, होते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें हम क्या सब लिख सकते हैं, यदि इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। हम ये चीज़ लिखें या ना लिखें, ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो ये इससे होना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। किससे, तो ए या सिंपली कह सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से ये हो सकता है। अब है एस ए एस समरूपता, एस ए एस सिमिलरिटी। इसमें देखिए क्या होता है, कंडीशन क्या रहेगा, समझिए जरा सा कंडीशन क्या रहेगा। यह है ए बी सी, यह है डी ई एफ, ऐसे डी ई एफ। इसमें क्या हो जाएगा, यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और इस एंगल को बनाने वाली जो यह साइड्स है, यह जो भुजाएं हैं, इस कोनों को बनाने वाली भुजाएं वह समानुपाती होगी।
ठीक है ना। तो इसमें हम क्या सब लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज का एक कोण बराबर, दोनों त्रिभुज का एक कोण, एक कोण बराबर, यानी हम कह सकते हैं संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं तथा कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती होती है, तथा कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और इस कोण को फॉर्म करने वाली, सबटेंड करने वाली जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी ये इसके और ये इसके। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल D तथा एंड AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF, चाहे AB बाई AC इक्वल टू DE बाई DF, एक ही चीज़ है। AB बाई AC को यहाँ पर ले आवे, DE को यहाँ पर ले जाए, यानी कि दोनों कोण बराबर है। इस कोण को बनाने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, प्रोपोर्शनल हो, तब देन त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा, यानी सिमिलर हो जाएगा किसके, तो त्रिभुज DEF के। इसको कहेंगे SAS समरूपता से, SAS समरूपता से इसको कहेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट जो हमें यूज में आता है वो है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, तो उसकी संगत भुजाओं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनके संगत भुजाओं के अनुपात का ABC और यहाँ पर DEF। तो देखिए ये यदि हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के। यदि दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, यहाँ पर सिमिलर है, तब इस दोनों के एरिया का जो रेशियो है, यानी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, त्रिभुज DEF। तो ये जो होता है, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी संगत भुजाएं। तो देखिए, तो AB और उधर से DE, इसका वर्ग, यानी कि हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। अब इसका करस्पॉन्डिंग तो ये होगा, तो इसलिए BC बाई EF का स्क्वायर। इसके बाद से ये इसका, तो इसलिए हम लिख सकते हैं AC बाई DF का होल स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो गया कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, हमारे पास सिमिलर है, तो दोनों का एरिया का जो रेशियो है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये बराबर ये, चाहे ये बराबर ये, चाहे ये बराबर ये, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यह भी जो है बहुत मायने रखता है। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आगे, इसमें ये सब कॉन्सेप्ट आएगा यूज में। अब है हमारे पास एक समांतर रेखा वाली बात, पैरेलल लाइन वाला। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अगर इसको L कहे, इसको M कहे, तो यह N जो हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह एंगल और यह एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए, इस कोण और इस कोण को क्या कहते हैं, संगत कोण। इसी तरह से ये कोण और ये कोण जो हो जाएगा संगत कोण हो जाएगा। इधर से हम इसकी बात करें, इसकी बात करें तो ये इसके संगत हो जाएगा, ठीक है ना, और इसकी बात करें तो यह इसके संगत हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये दोनों संगत है, इसके बाद से ये दोनों संगत है, ये दोनों संगत है, और इसके बाद से ये दोनों संगत है। तो ये ठीक है, तो ये सब संगत कोण है, संगत कोण। तो संगत कोण को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, इंग्लिश में। तो ये चीज़ समझ में आ गया। इसके बाद से एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस तरह से काटती है, L समांतर है M के और N एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसको हम कहते हैं एकांतर कोण। देखिए, तो अल्टरनेट एंगल कहते हैं। यहाँ से देखिए, ये ऐसा टेढ़ा सा, इधर से देखते हैं तो ये इसके, तो जेड की खिड़की इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये एंगल जो है, ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे एकांतर है, और ये दोनों एक दूसरे के एकांतर है, अल्टरनेट एंगल है। तो क्या होता है कि जब दो समांतर रेखा को, टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल यानी कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोणों का युग्म, देखिए, तो दो कोण मिल करके एक संगत कोण का युग्म हुआ ना, ये दोनों बराबर होगा। इसी तरह से जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, तिर्यक रेखा,
प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर एकांतर कोणों का युग्म बराबर होगा। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट होता है इसी में कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए तो यह एक ही ओर के अंतःकोण को इंटीरियर एंगल इसको कहते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको कहते हैं। तो यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट हो गया कि जब टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटता है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। अगर अगर यहाँ पर इसकी हम बात करें तो इसको एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है। युग्म का मतलब जोड़ा यानी दुगो। और दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण मिलाकर के 180 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज है। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि एल जो है ना, एल पैरेलल है एम के, और एन जो है और टी जो है एक ट्रांसवर्सल है, तो यह इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का युग्म क्या होता है? बराबर होता है। तो एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो एक चीज़ देखिए ना, हम क्या लिख सकते हैं, 3x - 20 डिग्री इक्वल टू 2x + 10 डिग्री। ऐसा क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको संगत कोण हम कह सकते हैं, इसको संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल लिख देना है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से देखिए एक्स वाला को एक तरफ ले, 3x - 2x इक्वल टू 10 डिग्री, इधर -20 है तो इधर जाकर के +20 डिग्री। तो 3x - 2x, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, या इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके लिए बात करते हैं तो इसमें भी क्या है कि L समांतर है M के और N जो है एक ट्रांसवर्सल है, तो D का वैल्यू निकालना है। तो आप एक चीज़ देखिए, तो दो समांतर रेखा का कोई तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए 3D + 50 डिग्री इक्वल टू कितना? 2D + 20 डिग्री। डी वाला को एक तरफ ले आइए, तो 3D - 2D इक्वल टू 20 डिग्री -50 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? डी, 3D में से 2D माइनस हुआ तो डी बराबर कितना? -30 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, देखिए इसमें यहाँ पर यह L जो है पैरेलल है M के, तो L पैरेलल M के है, और N जो है यहाँ पर वो क्या है? तो एक ट्रांसवर्सल है। तो इस केस में क्या हम देख रहे हैं? इस केस में हमारे पास क्या है कि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, यानी सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। तो देखिए 3D + 50 + 2D + 20 डिग्री इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, जिसको हम क्या सब लिख सकते हैं? सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, यानी एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। इस हिसाब से देखें तो 3D और 2D कितना हो जाएगा? 5D प्लस यहाँ पर 50 डिग्री और 20 डिग्री, कितना हो जाएगा? 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5D इक्वल टू 180 डिग्री -70 डिग्री, यानी 5D इक्वल टू कितना? 110 डिग्री। तो D इक्वल टू 110 डिग्री बाई 5, तो कितना हो जाएगा? 22 डिग्री इसका आंसर। अब एक कॉन्सेप्ट आता है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का ये सब एक साथ इकट्ठा कर दे रहे हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट का हम यूज कर सकें। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग, ये है 90 के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, रिमेनिंग टू साइड्स क्या हुआ? कर्ण को छोड़ दें, हाइपोटेनस को छोड़ दें, तो रिमेनिंग टू साइड्स कौन सा होगा? AB और BC। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसके स्क्वायर के सम के इक्वल हो। यानी कि देखिए तो यह हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग, रिमेनिंग टू साइड्स शेष दो भुजा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC। इसे ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको। तो ये कब हुआ? तो जब यह पहले से समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल होगा, तब यह राइट एंगल था इसलिए ऐसा हुआ। इसी का उल्टा रहे कि अगर यही चीज़ गिवन रहे, इसमें हमें गिवन क्या था? 90 डिग्री गिवन था, तो ये हुआ। इसका उल्टा क्या होगा? जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर ये गिवन रहेगा, इसका मतलब ये जो फर्स्ट साइड है इसके अपोजिट एंगल जो होगा, इसका सम्मुख कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो देखिए अब है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? यदि किसी त्रिभुज में, देखिए यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, इसमें एक भुजा का वर्ग यानी किसी एक साइड का स्क्वायर
शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो फर्स्ट साइड जो है इसका अपोजिट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री होगा। यही चीज़ कहा गया। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, जैसे यहाँ पर AC का वर्ग, शेष दो भुजाओं AB का वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर हो, तो कहा गया पहली भुजा का सम्मुख कोण, ये पहली भुजा कौन, ये AC, इसको कह रहे हैं पहली भुजा, फर्स्ट साइड, तो इसका जो है ना सम्मुख कोण जो है यह 190 डिग्री का होगा। तो यही चीज़ लिखिए कि यदि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो, तो AC के अपोजिट एंगल यानी AC का सम्मुख कोण कोण B जो है 90 डिग्री होगा। यह है पाइथागोरस का विलोम। पाइथागोरस में क्या होता है, 90 होता है तब हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसमें क्या है कि वन साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो फर्स्ट साइड का अपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है। उसमें 90 गिवन था तब ये हुआ था, इसमें ये गिवन है तो 90 प्रूफ करना रहता है। तो ये चीज़ है इसका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, समकोण वाले शीर्ष से यानी कि राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स है उससे कर्ण पर हाइपोटेनस पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, लंब डाला जाए, तो इस प्रकार बना दो त्रिभुज है। तो इसमें से ये छोटा वाला त्रिभुज ये संपूर्ण त्रिभुज के, ये जो लार्जर ट्रायंगल है उसके समरूप होगा, यह भी छोटा वाला पूरा का समरूप होगा, और ये दोनों आपस में भी समरूप होगा यानी सिमिलर होगा। यही चीज़ लिखा गया। यदि समकोण वाले शीर्ष से यानी राइट एंगल वाले शीर्ष से कर्ण पर यानी कि हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर खींचा जाए, लंब डाला जाए, तो इस प्रकार बने त्रिभुज यानी ये जो दोनों ट्रायंगल है वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल के समरूप हुआ, ये छोटा वाला भी पूरा बड़ा वाला का समरूप हुआ, तथा ये दोनों छोटे त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं, यानी कि दोनों आपस में भी समरूप होते हैं। तो देखिए, तो पहला छोटा वाला ADB वह सिमिलर है किसके, टोटल ABC के। फिर उसी तरह से नीचे वाला देखिए तो छोटा वाला CDB यह सिमिलर है किसके, टोटल ABC के, और ये दोनों आपस में भी यानी ADB और CDB भी सिमिलर है। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसका AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD परपेंडिकुलर है BC पर, BD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो AD इक्वल टू व्हाट, यह AD क्या होगा। तो देखिए इधर CD इधर BD, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर यह दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल CDB, क्योंकि हमें पता है ना कि यह AD जो है परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, ये तो दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या जानते हैं, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल वो बड़ा वाला के सिमिलर होता है, यह भी छोटा वाला होता है बड़ा वाला के सिमिलर, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होता है। तो चूंकि यहाँ पर CD दिख रहा है तो इस ट्रायंगल का पोर्शन हो गया, और BD दिख रहा है तो इसका मतलब ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल यानी कि CDB सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BDA के। और इस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम यह चीज़ लिख सकते हैं कि CD बाई AD इक्वल टू, इसमें हो जाएगा AD बाई DB, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती। तो इस हिसाब से हम देखें तो CD इंटू BD या DB एक ही चीज़ है, BD कहें चाहे DB कहें, AD इंटू AD। तो देखिए CD कितना है 4 सेंटीमीटर, BD कितना है 9 सेंटीमीटर, इक्वल टू यह AD स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर रूट में लगा दें तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू AD, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इक्वल टू AD। तो इसलिए AD पूछा जा रहा था, तो AD कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप ये जो है ना बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, क्या कि ये अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो इसका स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर के टू साइड्स यानी CD इंटू BD या DB के जो है ना इक्वल हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट ठीक रहे। अब देखिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है A है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक भुजा A है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रत्येक भुजा इसका A है, ठीक है ना। इसका प्रत्येक भुजा यानी ईच साइड जो है A है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट शीर्ष लंब यानी अल्टीट्यूड जो होगा इसका वो √3/2a यानी √3a/2 होगा, यही अल्टीट्यूड हुआ इसका। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है AD जो है इतना के इक्वल होगा, √3a/2 के इक्वल होगा। तो देख लेते हैं इसको जरा सा। तो इसमें जरा सा ध्यान दीजिए, अल्टीट्यूड क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो त्रिभुज ABC में, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, जो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब इसमें क्या है कि ए डी जो है परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर है बी सी पर, चूँकि ईच साइड इक्वल है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, जो टोटल का हाफ बी सी बाई टू, यानी जिसको हम लिख सकते हैं ए बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो यहाँ से किसी एक ट्रायंगल को हम सेपरेट कर लें, ए डी सी, यह 90 डिग्री हो गया, यह ए बाई टू हो गया, यह ए हो गया, हमें ए डी तो चाहिए ही चाहिए, अल्टीट्यूड यही है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में इन ट्रायंगल ए डी सी, समकोण लगा सकते हैं, इन राइट एंगल, इन राइट ट्रायंगल आप लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए डी सी में, यानी कि इन राइट ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो 90 के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ए सी क्या है, ए, तो ए स्क्वायर, ए डी तो मालूम नहीं, यही तो निकालना है, प्लस सी डी कितना है, ए बाई टू, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से, कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसको इधर ले चलें, ए स्क्वायर वाला को ए स्क्वायर के तरफ, तो इक्वल टू इधर क्या बच गया, ए डी स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर बाई 4, तो ए डी की बात करते हैं तो रूट हो जाएगा इधर स्क्वायर रूट, 3 ए स्क्वायर बाई 4 तो रूट 3 ए स्क्वायर का ए और 4 का 2, तो यही हो गया ना अल्टीट्यूड इसका, यही तो हमें दिखाना था, यही हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर देखिए यही क्या हो गया इसका, तो 3 ए स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट हो जाने पर यह रूट 3, 3 का रूट 3 हो गया, ए स्क्वायर का ए, 4 का 2, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि यह पी क्यू जो है वो एल एम के पैरेलल है, एंगल बी ओ सी देख सकते हैं यह 125 डिग्री है, सी डी ओ यह 70 डिग्री है। तो पूछा गया कि एंगल डी ओ सी, तो डी ओ सी यानी कि यह एंगल कितना होगा, और इसके बाद से डी सी ओ यह एंगल कितना होगा। चलिए इस चीज़ को देख लें यहाँ पर, इसी में अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज़ देखिए, तो यह एंगल प्लस यह एंगल दोनों क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ओ सी, तो देखिए तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से, ठीक है ना, लीनियर पेयर से ऐसा हो गया। एंगल डी ओ सी प्लस ये कितना है, 125 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो ये 125 डिग्री है, दैट इम्प्लाइज एंगल डी ओ सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो एक तो निकल गया, यह डी ओ सी तो निकल गया, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 55 डिग्री। अब एक चीज़ देखिए कि अगर यह 70 हो गया, ये 55 हो गया, तो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो इसलिए ये फिर से देखिए तो ये 70 है, ये 55, 125, तो ये फिर से ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इसी चीज़ को देख लें, अगर यहाँ देखें त्रिभुज डी ओ सी में, तो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस यहाँ पर यह निकालना है हमें डी सी ओ, तो देखिए तो एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, ठीक है ना। तो देखिए तो यह कितना हो जाएगा, 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, तो एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री जो 55 डिग्री, यानी यह भी 55 आ गया। यही दोनों एंगल निकालना था। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रायंगल है दिया हुआ जिसमें यह डी ई जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो पूछा जा रहा है ई सी क्या होगा। देखिए यहीं पर थेल्स थ्योरम लगेगा। थेल्स थ्योरम में क्या था, किसी ट्रायंगल में कोई लाइन जो है एक साइड के पैरेलल हो और तो अदर टू साइड्स को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जिस पर प्रतिच्छेद करता है, जिस बिंदु पर, वे बिंदुएं इस भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि साइड्स को वह प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए तो जरा सा इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से लिख देंगे कि बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ए डी कितना है, देखिए 1.5 सेंटीमीटर बाय डी बी कितना है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू ए ई है 1 सेंटीमीटर बाय ई सी, तो हमें फाइंड ही करना है, निकालना ही है। तो देखिए तो 1.5 दूनी 3, तो 1/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बाई ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ई सी इक्वल टू कितना 2 इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यह इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलस ट्रायंगल है,
ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका कोण सी 90 डिग्री, इसको कोण सी कहिए, एंगल सी कहिए, जो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, जो सबसे लंबी भुजा होती है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो बचा हुआ टू साइड्स ही आपस में इक्वल होगा, तभी यह समद्विबाहु है, आइसोसेलस है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री है। तो सिद्ध करें कि, तो प्रूफ करना है हमें कि ए बी स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है, गिवन क्या है, दिया है, यानी गिवन क्या दिया है, तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज आइसोसेलस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी सी जा क्या, तो आइसोसेलस ट्रायंगल। अब देखिए तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। इसके साथ ही क्या दिया हुआ है, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसलिए ए बी जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, वह एच हो जाएगा। अब हम लोग देखें जो टू प्रूफ, जो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो क्या है, सिद्ध करना है यानी टू प्रूफ क्या है, तो वो है हमें ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब देखिए इसका प्रमाण देखिए, इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रमाण क्या हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज इन राइट ट्रायंगल ए बी सी चाहे ए सी बी, तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, कर्ण का वर्ग 90 के सामने होता है, कर्ण हाइपोटेनस उसका वर्ग ए बी स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या सब दिखना चाहिए, ए बी दिखना चाहिए, ए सी दिखना चाहिए। तो ए बी है, ए सी है, इसका मतलब बी सी को चेंज करना पड़ेगा। तो ए सी जैसे वैसे छोड़ दीजिए, ए सी स्क्वायर के जगह पर ए सी स्क्वायर, लेकिन बी सी को हम ए सी लिखेंगे कैसे, तो देखिए तो बी सी को ए सी लिखेंगे, गिवन में है, तो बी सी को अगर ए सी लिखते तो बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। अगर इस हिसाब से देखें तब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर कितना 2AC स्क्वायर, प्रूव्ड। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी जो है वह 90 डिग्री है। तो देखिए ए बी सी जिसमें कोण है 90 डिग्री, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया दिया हुआ है x, भुजा बी सी बी है, यह जो है स्मॉल बी है। साबित करें कि प्रूव दैट बी से, यह बी से कर्ण ए सी पर खींचे गए लंब, इस पर खींचे गए लंब बी एन, इसको बी एन कहा गया, यह बी एन की लंबाई जो है वह 2bx बाय अंडर रूट b4 + 4x स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात देखिए कि इसमें क्या है, गिवन क्या है, गिवन यानी दिया है, क्या दिया है, तो देखिए क्या दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसके बाद से बी एन जो है वह परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर, बी एन है परपेंडिकुलर ए सी पर, इसके बाद से बी सी इक्वल टू स्मॉल बी दिया हुआ है, ये भी हमें पता है। अब हमें जो सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है टू प्रूव, सिद्ध करना है यानी टू प्रूव, वो देखिए क्या करना है, वह है कि बी एन की लंबाई यानी बी एन इक्वल टू 2bx बाय अंडर रूट b4 + 4x स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो समझिए इसका प्रमाण देखिए, प्रूफ देखिए। तो सबसे पहली बात क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी, जो कितना दिया हुआ है x। अगर इस हिसाब से अगर हम देखें ए बी सी ये 90 डिग्री है, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड इसको कहते हैं, इक्वल टू x। तो अब देखो तो यहाँ पर 1/2 यह क्या है, b है, इंटू बी इंटू ए बी इक्वल टू x। तो अगर इस हिसाब से देखें तो b इंटू ए बी इक्वल टू x, तो 2 है नीचे तो इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x/b। अब देखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस राइट ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब हाइपोटेनस 90 के सामने वाला, ए सी का स्क्वायर
इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ए सी को तो हम ऐसे ही छोड़ दें, इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी कितना है 2x/b उसका स्क्वायर प्लस बी सी कितना है ये है। तो अगर हम ए सी स्क्वायर की बात करते हैं यहाँ से तो यह कितना हो जाएगा 4x² / b² प्लस बी स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो ए सी स्क्वायर को अगर देखें तो यहाँ पर एलसीएम अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यह तो 4x² प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा b4। तो इसलिए अगर हमें ए सी की ज़रूरत है तो स्क्वायर रूट इधर हो जाएगा 4x² प्लस b4/b²। तो ऊपर का ऊपर तो ऐसे रह जाएगा, जरा सा ध्यान दीजिए। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर में तो अंडर रूट में ही रह जाएगा 4x² प्लस b4, नीचे बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट b हो जाएगा। ये हो गया ए सी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए यह बी एन। तो बी एन की अगर हम बात करते हैं तो पुनः फिर से अगेन फिर देखिए तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस। अब की बार हम क्या करते हैं तो इसको बेस लेते हैं ए सी को, हाइट जो हो गया अल्टीट्यूड कौन हो गया बी एन हो गया, बी एन हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी तो एक्स गिवन ही है, तो चाहे हम ऐसे एरिया देखें चाहे ऐसे एरिया देखें, एरिया तो यही रह जाएगा ना, सेम रह जाएगा, क्षेत्रफल तो सेम रह जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हाफ इंटू ए सी। ए सी देखिए तो ए सी कितना है अभी अभी लाए हैं √4x² प्लस b4/b इंटू बी एन। यह बी एन तो हमें निकालना ही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे क्या है 2b है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा 2b से मल्टीप्लाई हो जाएगा x को, तो 2bx हो जाएगा। इधर क्या बचा √4x² प्लस b4 इंटू बी एन। अगर हम इसको ले आए इधर √4x² प्लस b4 को तो यह क्या हो जाएगा बी एन। तो देयरफॉर बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2bx/√, इसी को हम क्या लिख सकते हैं b4 को पहले लिख दें 4x² को बाद में लिख दें, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया।